दर्शकों नमस्कार, प्रणाम, सुप्रभात। बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे दूरदर्शन के बेहद ही खास और लोकप्रिय कार्यक्रम बिहार अभियान में। आपका दिन शुभ हो। मैं हूं राकेश। दर्शकों, जैसा कि हम सभी जानते हैं और कहते हैं कि जीवन में अगर सही खान पान हो तो किसी को भी दवाओं की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर सही खान पान ना हो, खान पान में किसी तरह की कोई गड़बड़ी हो, शिकायत हो, तो कोई भी दवा आपके शरीर को सूट नहीं करती। ये ठीक वैसा है कि अगर शरीर को जितना आप ध्यान देंगे, जिस तरह के पोषक तत्व आप लेंगे, उतना ही शरीर आपको अच्छी तरीके से काम देगा और साथ भी देगा। और हम सभी जानते हैं कि खान पान में लापरवाही बरतने से हमारे शरीर को वो पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं। नतीजा ये होता है कि सेहत पर इसका बुरा असर देखने को मिलता है। तो हेल्थ और खान पान में जागरूकता के उद्देश्य के साथ ही भारत सरकार हर वर्ष 1 सितंबर से 7 सितंबर के बीच राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाती है, जिसका उद्देश्य होता है लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना, पोषण के प्रति जागरूक करना कि पोषण के जो विभिन्न आयाम है कैसे उनसे रूबरू हुए और अपने दिनचर्या में, अपने जीवन में उसे शामिल करें, जिनमें बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, सभी वर्ग के लोग इसमें शामिल है। दरअसल मैं आपको बता दूं कि आज का जो हमारा विषय है वो भी यही है, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह। इसी पर आज हम विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे। इसके लिए एक्सपर्ट जो हमारे मेहमान हैं आज हमारे स्टूडियो में, हमने उन्हें आमंत्रित किया है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कार्यक्रम की जो शुरुआत होती है हम अपने सुंदर विचारों के साथ करते हैं, और आज बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की ओर और बात करते हैं अनमोल वचन की। हमारे महात्माओं ने जो अनमोल वचन दिए हम सभी के लिए, आइए सबसे पहले एक नज़र डालते हैं उस पर। महात्मा गांधी ने कहा था, एक विनम्र तरीके से आप दुनिया को हिला सकते हैं। आज हमारे बीच जो एक्सपर्ट है, हमारे जो खास मेहमान, वो हमारे बीच मौजूद हैं। हम स्वागत करना चाहेंगे हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर धीरज कुमार जी का, पटना आईजीएमएस में। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। नमस्ते आपको और नमस्ते हमारे श्रोतागण को। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो आज मुझे जिस पे कहने का मौका मिला, इसके लिए आपको धन्यवाद। पहली बात तो ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है, हम पहले इसके बारे में बात करेंगे। ये सप्ताह, पोषण सप्ताह जो मनाने का शुरू किया गया, इसके पीछे बहुत बड़ी वजह ये थी कि हमारा देश अभी भी कुपोषण से जूझ रहा है और हमारा पूरा जीवन जो है हमारे खान पान और न्यूट्रिशन से ही प्रभावित होता है। हमारा जीवन हमारे स्वास्थ्य से चलता है और स्वास्थ्य बहुत हद तक हमारे खान पीन और न्यूट्रिशन से रिलेटेड होता है। तो हम बात करेंगे कि ये खाना पीना और न्यूट्रिशन में इम्पॉर्टेंट क्या है, इसमें क्या कुछ खास बात है जिसके बारे में हमारे श्रोतागण को जानना चाहिए। तो हमारा जो भोजन है, जो हमारी भोजन की थाली है, उससे हम लोग को जो प्राप्त होता है उसमें 6 किस्म के जो चीज़ें हैं वो प्राप्त होती है। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मिनरल्स एंड विटामिन्स एंड अदर एसेंशियल्स न्यूट्रिएंट। तो इन सारी चीज़ों का एक मिक्स बैलेंस अच्छे से होना हमारे भोजन में अत्यंत आवश्यक है। अगर ये ना मिले तो हमारे शरीर में कुछ ना कुछ कमियां नज़र आनी शुरू होती है, कुछ बीमारियां आनी शुरू होती है, और बहुत बार कुछ ना आके भी ये डिफिशेंसी बहुत दिन रह के शरीर को कमज़ोर करती है और बीमार करती है। इन सारी चीज़ों में किसी चीज़ की भी डिफिशेंसी खाने में हो और शरीर में हो तो उसके कारण शरीर का फंक्शन अच्छे से ना करना, इसी को हम कुपोषण कहते हैं, माल न्यूट्रिशन कहते हैं, अंडर न्यूट्रिशन कहते हैं। अंडर न्यूट्रिशन एक अलग टर्म दिया जाता है, उसमें कहा जाता है कि अगर आपको सही अमाउंट में एनर्जी ना मिले तो आपके शरीर की जो मांसपेशियाँ हैं वो कमज़ोर होने लगती है, उसकी वेस्टिंग होने लगती है, आपका ग्रोथ, हाइट आपका कम होने लगता है, जिसको स्टंटिंग बोलते हैं। और ये ज़्यादातर बच्चों में जो हमारी समस्या है बहुत गंभीर, ये बच्चों में खास करके देखने को मिलती है, महिला में देखने को मिलती है। तो हम अगर बात करें तो सबसे पहले हम इस कुपोषण को समझेंगे कि किस तरह से ये बच्चों में दिखता है। तो बच्चों में सबसे पहले जो बात होती है, कुपोषण कुछ प्रकार की है। जैसे पहला कहा जाता है स्टंटिंग, ग्रोथ नहीं होना, उम्र के हिसाब से बच्चे की हाइट नहीं बढ़ना, जिससे माता पिता ये को पता चलता है कि इसकी हाइट नहीं बढ़ रही है। दूसरा होता है उम्र के हिसाब से वजन में कमी आना। तीसरा होता है उसके हाइट के हिसाब से उसका वजन ना बढ़ना। ये 3 तरह के लक्षण हैं जो आपके माल न्यूट्रिशन में आते हैं। उसके अलावे अगर हम बात करें तो एक सेगमेंट बहुत बड़ा होता है ओबेसिटी का। ओबेसिटी का मतलब ओवर न्यूट्रिशन। और ये जो इस बार का जो डाटा है उसमें ये देखा गया है कि 2017 के मुकाबले 2022 में इसकी समस्या बढ़ी है। कुपोषण की समस्या में थोड़ी गिरावट आई है, बट वो भी बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है। बट ओबेसिटी की समस्या 2017 के मुकाबले 2022 में बढ़ी है। उसके कारण बहुत सारे रोग होते हैं, जिसमें कि सबसे बड़ा रोग है हार्ट अटैक, जिसको आप समझते हैं, कार्डियक डिजीज, ब्रेन में स्ट्रोक हो सकता है,
और बहुत सारे प्रॉब्लम जैसे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और लिपिड डिजॉर्डर, इन तरह की बीमारियों को देखने में मिलता है। बच्चों को जब भरपेट भोजन दे दिया जाता है, उन्हें खिला दिया जाता है, तो क्या ये बात मान लिया जाए कि ये पोषण उन्हें मिल गया है, पोषण कुपोषण, या फिर इसमें किस तरह के जो संबंध है वो देखे जाते हैं? क्या बच्चों को अगर पेट भर दिया जाए तो क्या ये मान लिया जाए कि बच्चों को पोषण मिल चुका है? सबसे पहले तो मैं यहाँ शुरू करना चाहता हूँ, भारत में आज हमारे पास, हम बात कर रहे हैं तो पूरे भारत की बात करेंगे, फिर राज्य की बात करेंगे, फिर हर एक बच्चे की बात करेंगे कि उनको किस तरह का पोषण मिलना चाहिए। तो भारत में आज हमारे पास जो डाटा है 2021 के सर्वे का, 38% बच्चे जो हैं वो कुपोषण के शिकार हैं जी। और उसमें से ज़्यादातर बच्चे जो हैं 38% में 36-37% बच्चे जो हैं स्टंटिंग के शिकार हैं, मतलब उनकी ग्रोथ सही नहीं हो पाया। 21% बच्चे जो हैं जिनका वेट वजन सही नहीं है, जो अपने उम्र के हिसाब से कम वजन के हैं। और इसके अलावा जो एक बहुत बड़ा डाटा है, हमारी जो बच्चियां हैं जो 11 साल से 14 साल के बीच में हैं, वो एनीमिया के शिकार है और उनका डाटा बहुत बड़ा है। 75 से 90% बच्चियां जो हैं वो खून की कमी के शिकार हैं। और इस बार का जो डाटा आया, इसमें जो अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट देखते हैं, अंडर 5 साल के कम बच्चे की जो मृत्यु में 68% योगदान कुपोषण का रहा है, जो अभी हमारे पास जो लेटेस्ट डाटा है। और ये बहुत ही बड़ी समस्या है, बहुत भयावह समस्या है। तो पहली बात जो आपने अपने क्वेश्चन पूछा कि गार्जियन जो हैं बच्चे को कैसे समझे कि हमारा बच्चा पोषित है या कुपोषित है जी। और उन्हें सही रूप से भोजन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो हम बात करेंगे बच्चे के जन्म से। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसको 1 घंटे के अंदर, जब बच्चा जन्म लेता है तो 1 घंटे के अंदर उनको माँ का दूध मिलना शुरू हो जाना चाहिए। अगर वो बच्चा नॉर्मल डिलीवरी से होता है तो जितनी जल्दी हो सके माँ का दूध उसको मिलना शुरू हो जाना चाहिए। पहले 6 महीने तक हम लोग एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग की बात करते हैं। इसका क्या मतलब होता है? पहले 6 महीने तक बच्चे को पानी की भी ज़रूरत नहीं है, माँ का दूध उसके लिए सब कुछ है। उसमें सारी इम्यूनिटी है, सारी तरह के विटामिन मिनरल हैं जो बच्चे के लिए उपयोगी हैं, बच्चे के विकास के लिए उपयोगी हैं। तो हमें इस बात पे जोर देना होगा कि बच्चे को माँ का दूध 6 महीने तक मिले, और सरकार को भी ध्यान देना होगा, हम लोग को भी ध्यान देना होगा कि उतनी पर्याप्त समय मिल सके, जिसके लिए मैटरनिटी लीव चलाया जाता है कि 6 महीने तक अगर वो काम कर रही हैं तो काम ना करें। और भी बहुत सारी स्कीम चलाई जा रही हैं जिसमें बच्चे को सही से प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल सके। उसमें एक स्कीम की मैं बात करना चाहूँगा जो श्रोतागण को जानना चाहिए। एक मातृ वंदना योजना है जिसका नाम बदला गया, ये 11 से चल रही थी। हमारे प्रधानमंत्री ने इनका नाम रखा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। इस योजना के अंतर्गत 6,000 रुपये देने की स्कीम है जिसमें डायरेक्ट माताओं के अकाउंट में ये पैसा जाता है। इसमें पहला 1,000 रुपया जब आप प्रेग्नेंट होती हैं तो आपके अकाउंट में आता है, इसका निबंधन कराना होता है। उसके बाद 6 महीने के बाद 2,000, और जब बच्चे हो जाते हैं तो उस समय 2,000, ताकि आप अपने बच्चों का और अपना ख्याल रख सकें। अगर हम बात करें कि बच्चों को अच्छे से दूध कैसे मिले, तो उसके लिए तो अवेयरनेस इंपॉर्टेंट है। माँ को पता होना चाहिए कि बच्चे को दूध मिलना चाहिए, और माँ का भोजन अच्छा होना चाहिए। माँ का भोजन ही दूध बनाता है और उसी दूध से बच्चे का विकास होता है। तो माँ के भोजन में अच्छे अमाउंट में दूध होना चाहिए, और अच्छी हरी सब्जियाँ, प्रोटीन युक्त आहार, ये सब उनके होना चाहिए, और भरपेट भोजन मिले माँ को, तभी ये दूध अच्छे से बनेगा और बच्चे को मिलेगा। 6 महीने के बाद बच्चे को हम लोग आहार देते हैं जिसमें हम लोग सेमी सॉलिड आहार बोलते हैं। खीर, दलिया, हलवा, इस तरह की चीज़ें 2 साल तक चलाते हैं। और माँ का दूध हम लोग 2 साल तक बच्चे को दे सकते हैं। 6 महीने तक एक्सक्लूसिव देना है, और ये हम लोग 2 साल तक बच्चे को दे सकते हैं। जितना दिन बच्चे को मिले उतना अच्छा। तो उसके बाद जो हम लोग देते हैं इनको, वो सेमी सॉलिड आहार देते हैं बच्चे को। और इस बीच में जो हमारे पास जो मापदंड हैं कि हम कैसे पकड़ें कि मेरा बच्चे का ग्रोथ अच्छा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो सबसे पहले इसमें आता है वजन। आपके बच्चे का जो वजन है उसका रेगुलर चेकअप होना चाहिए। या तो आप किसी डॉक्टर के पास जाएँ, आंगनबाड़ी वर्कर आपके पास हैं, आंगनबाड़ी वर्कर से मिलें। बच्चे का वजन बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर दूसरा आता है उसका हाइट, उसका जो ऊंचाई है वो नॉर्मल बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, उसकी उम्र के हिसाब से बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। और तीसरी बातें आती हैं कि अगर बच्चा आपका अत्यधिक रो रहा हो, इरिटेबल हो, वो आपको समझ में नहीं आ रहा हो, ये भी एक साइन है आपका न्यूट्रिशन डिफिशेंसी का, माल न्यूट्रिशन का। या तो बच्चे के स्किन में कोई प्रॉब्लम हो, या तो उसके हेयर के ग्रोथ में प्रॉब्लम हो, तो कहीं भी कोई भी ग्रोथ प्रॉब्लम, या बच्चा का इरिटेशन ज़्यादा हो, या फिर पैर फूलना, पेट फूलना, बच्चे के मसल्स में ऐसा लगे कि वो कमज़ोर हो रहा है, सूख रहा है, उसके हाथ पैर सूख रहे हैं, तो ये भी एक माल न्यूट्रिशन का साइन है। इसमें 2 बीमारी के बारे में बताना चाहूँगा जो बच्चों में पाया जाता है, एक मैरस्मस, एक क्वासिकोर। तो ये मैरस्मस में क्या होता है, प्रोटीन एनर्जी दोनों की डिफिशेंसी बच्चों में हो जाती है, तो बच्चे का शरीर सूख जाता है और वो उसकी हड्डियाँ दिखने लगती है, इतना सूखा हुआ बच्चा दिखता है। और सबसे ज़्यादा जो प्रेवलेंट इंडिया में मैरस्मस ही है, और इसके कारण डेथ भी बहुत ज़्यादा होता है।
दूसरा होता है क्वासिकोर, इसमें बच्चे को स्पेशली प्रोटीन की डिफिशियंसी होती है। बच्चे को एनर्जी अच्छे से मिलती है, प्रोटीन नहीं मिलने के कारण क्या होता है कि बच्चे का पेट जो है निकलना शुरू हो जाता है, पेट में पानी जमा हो जाता है, पैर फूलना शुरू हो जाता है। तो बच्चा जो है उसकी मांसपेशियाँ तो सही दिखती है लेकिन पेट फुला हुआ दिखता है, उसको हम लोग क्वासिकोर बोलते हैं। उसमें प्रोटीन देना पड़ता है। अगर सही समय पे इन बच्चों को हम आइडेंटिफाई कर लें और उनको सही समय से उनको न्यूट्रिशन उनका बैलेंस करें तो ये बच्चा नॉर्मल भी हो जाता है। तीसरी जो समस्या आती है कि वजन नहीं बढ़ना, ऊंचाई नहीं बढ़ना, उसको भी डॉक्टर से मिलना चाहिए, आंगनबाड़ी वर्कर से मिलके उसके बारे में भी बात करनी चाहिए। एंड चौथा आता है खून की कमी, एनीमिया। ये भी एक तरह का माल न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशनल एनीमिया बोलते हैं। एनीमिया के बहुत कारण हैं, खून की कमी होने के बहुत कारण है, इसमें जिसमें सबसे कॉमन कारण है वो होता है न्यूट्रिशनल एनीमिया। और न्यूट्रिशन में बात करें तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो ब्लड को बनाती है, तो सबसे पहले आता है आयरन। आयरन की कमी से एनीमिया होता है। और उसके बाद आता है B12, विटामिन B12, विटामिन फोलिक एसिड, B1, B2, मतलब मल्टीपल विटामिन, उसके कमी के कारण भी एनीमिया होती है। तो सबसे पहले तो अगर एनीमिया है तो हमें कारण जानना चाहिए, और उस बच्चे को या उस खास करके महिला वर्ग में एनीमिया बहुत ही कॉमन है, बहुत ज़्यादा है। बहुत बार क्या होता है, मासिक बहुत ज़्यादा लंबे समय तक रहने से और ज़्यादा ब्लीडिंग होने से भी उनको खून की कमी होती है, और उसमें आयरन की कमी भी होती है और खून की कमी भी होती है। तो अगर वो समस्या से वो जूझ रही हैं तो अपने नज़दीकी डॉक्टर से उन्हें मिलना चाहिए। उस समस्या का निदान होता है, इसका इलाज है। अगर इसका इलाज किया जाए तो एनीमिया अपने आप ठीक हो जाएगा। और बच्चे को भी हम लोग को देखते रहना चाहिए, स्कूल में भी स्क्रीनिंग होनी चाहिए, हमारे घर में भी होनी चाहिए, डॉक्टर के पास होनी चाहिए कि बच्चे में खून की कमी है तो उसका इलाज हो सके और उसकी खून की कमी को दूर किया जा सके जी। और अलग लक्षण की मैं बात करूं तो बहुत कॉमन है विटामिन डी की डिफिशियंसी, कैल्शियम की डिफिशियंसी। इनके कारण बच्चों की हड्डी में जो ग्रोथ है वो नहीं हो पाता है, बच्चा भटकना शुरू करता है, चलने में दिक्कत आ जाती है, जिसको हम लोग रिकेट्स बोलते हैं। विटामिन सी की डिफिशियंसी से बच्चों को स्कर्वी होती है, जिसमें बच्चे के जो मसूड़े हैं वो फूलने लगते हैं, मसूड़े से खून का आना, उसके त्वचा में समस्या दिखनी शुरू होती है। तो वो उसके लिए भी विटामिन सी की डिफिशियंसी जिम्मेदार होती है। एक जो डिफिशियंसी कॉमन है जो बहुत कम हुआ है पहले की तुलना में, इसको पेलेग्रा बोलते हैं, नियासिन डिफिशियंसी, जो विटामिन B3 है। इसमें बच्चे के चमड़े का प्रॉब्लम, भूलना, ये सब कॉमन लक्षण है। विटामिन B12 की डिफिशियंसी में जो खास करके बच्चे में नहीं बड़े में और बुजुर्ग में देखने को मिलता है। हम बुजुर्ग की भी बात करेंगे यहाँ पे, जो हमारे सीनियर सिटीजन तबके के लोग हैं, उसमें जल्दी भूलने की बीमारी, पैर में झुंझुनाहट, जिसको पेरिफेरल न्यूरोपैथी बोलते हैं, खून की कमी, ये सारी चीज़ें विटामिन B12 डिफिशियंसी में देखने को मिलती है। तो इन तरह के लक्षणों को अगर आप देख रहे हैं तो आपके कहीं ना कहीं आप न्यूट्रिशन से की समस्या से ग्रसित हैं, आपको सही से प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है। तो उसके लिए डॉक्टर से मिलना चाहिए और उसकी जांच होनी चाहिए और उसका इलाज होना चाहिए। जी बिल्कुल। और ये बहुत ज़रूरी है कि गर्भाधारण से लेकर अगले 1000 दिनों तक या बच्चे के दूसरे जन्मदिन तक, मतलब कि वो बहुत ही ख़ास पीरियड होता है बच्चे को एक तरह से देखा जाए तो हेल्थ के इश्यू से बचाने के लिए, और जो भी न्यूट्रिशन के विभिन्न आयाम हैं उनसे रूबरू कराने के लिए। और वाकई में जो चीज़ आपने बताया, अगर इस तरह से अगर फॉलो किया जाए तो पीढ़ीगत जो कुपोषण का जो चक्र है उसे तोड़ा जा सकता है। क्योंकि अगर बच्चे स्वस्थ नहीं रहें तो जो बच्चियाँ कुपोषित बच्चियाँ होती है आगे चलकर कुपोषित माँ बनती है, और कुपोषित माँ फिर कुपोषित बच्चे को ही जन्म देते हैं। तो इस तरह से ये चक्र यूं ही चलता रहेगा। और जो आपने बताया इसका ये एक सॉल्यूशन है कि इस तरह से हम कुपोषण को तोड़ा जा सकता है। माँ और बच्चे दोनों के सेहत को लेकर कई तरह के, उनके जो सेहत में सुधार को लेकर कई तरह की जो योजनाएं, जो स्कीम्स है वो चलाई जाती हैं, और जो योजनाएं बनाई गई हैं इसके बावजूद ये देखा जाता है कि जागरूकता की बहुत ही कमी देखने को मिलती है। ख़ासतौर पर उन गर्भवती महिलाओं को भी हम कहना चाहेंगे जो मतलब कि बच्चे के पैदाइशी से पहले कहीं ना कहीं इस कार्यक्रम में हिस्सा नहीं ले पाती। एक सर्वे, एक रिपोर्ट में आपको बताना चाहूँगा कि माँ और बच्चे के सेहत और पोषण सुधारने के मकसद से कई योजनाएं बनाई गई, और राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़ों के मुताबिक केवल 51% गर्भवती महिलाएं ही इस बच्चे के पैदाइशी से पहले जागरूकता के कुछ कार्यक्रमों में हिस्सा ले पाई है। क्या बुनियादी कारण आप इसका मानते हैं कि लोगों में अवेयरनेस की कमी है, जागरूकता की कमी है, जबकि वो जानते हैं कि कहीं ना कहीं उनके बच्चे भी कुपोषण का शिकार हो सकते हैं, तो क्यों नहीं अलर्ट मोड में रहा जा सकता है? कैसे जन जन तक जो जागरूकता है वो पहुंचाया जाए, खासतौर पर वो जो गर्भवती महिलाएं हैं? हम बात शुरू करते हैं गर्भवती महिला से ही। जो महिला गर्भवती होती हैं उन्हें क्या खाना चाहिए, और उनका जो मेंटल लेवल है, स्ट्रेस लेवल कम होना चाहिए, अच्छा पानी, अच्छा भोजन सब मिल सके, ताकि उनका बच्चा जो उनके अंदर है, चलिए वो एक नहीं है, दो है, उनके ऊपर दो जिंदगी, एक खुद की ज़िंदगी और एक अंदर एक जो बच्चा पल रहा है उसकी ज़िंदगी। तो ये दोनों ज़िंदगियाँ उनके हाथ में होती हैं। तो उस समय एक अच्छा जो माहौल और अच्छा भोजन उनके लिए बहुत ज़रूरी है। तो हम बात करते हैं इसके लिए बहुत एक प्रोग्राम चलाया जाता है जिसमें ANC है, एंटीनेटल केयर, जिसमें डॉक्टर
से विजिट करना होता है जब प्रेग्नेंट होती हैं औरतें, तो उनको उस समय बताया जाता है कि आपका क्या भोजन होना चाहिए, आपका टीकाकरण क्या होना चाहिए, आपको क्या क्या प्रिकॉशन लेना है। तो मेरे दर्शक जनों से गुजारिश है कि जो भी महिलाएं जो प्रेग्नेंट हैं या प्रेग्नेंट होने वाली हैं, वो इस बात का ख्याल रखें कि आप जैसे ही प्रेग्नेंट होती हैं तो अपने लोकल नज़दीकी डॉक्टर से, नहीं तो अगर आपके पास नहीं है वो सुविधा तो आंगनबाड़ी वर्कर से आप मिलें और उनसे बात करें और उनसे पूछें कि अभी क्या खाना सही रहेगा और बच्चे की सेहत के लिए क्या ज़रूरी होता है। सबसे पहले तो मैं कुछ बातें हैं जो बताना चाहूँगा। आयरन की टैबलेट, फोलिक एसिड, कैल्शियम की टैबलेट, ये सारी टैबलेट हम लोग प्रेग्नेंट लेडी को देते हैं क्योंकि इनकी कमियां बच्चों में देखी जाती है और महिलाओं में भी देखी जाती है। 60 से 70% जो प्रेग्नेंट फीमेल हैं वो एनीमिक हैं, इनमें खून की कमी होती है और ये खून की कमी के कारण बच्चों के विकास में भी असर पड़ता है। अगर खून की कमी को हम दूर कर लें, उनको आयरन सप्लीमेंट, विटामिन की सप्लीमेंट दें, तो बच्चों के विकास में ये बहुत ही लाभदायक साबित होगा, पहली बात। दूसरी बात कि उनका प्रॉपर भोजन क्या हो। तो आप यही समझिए, अगर आप 3 रोटी खा रहे हैं तो 1 रोटी एक्स्ट्रा खाना है आपको अपने बच्चे के लिए। मतलब आपके न्यूट्रिशन को, आपके भोजन को बढ़ाना है, घटाना नहीं है। और इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है। एक समय में अगर आपको ज़्यादा खाने का मन ना करे, बहुत बार हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण बहुत सारे प्रोजेस्टेरॉन बढ़ते हैं प्रेगनेंसी में, तो खाने की इच्छा कम होती है, वोमिटिंग ज़्यादा होती है, नौसिया होता है, तो खाने में कमी आ जाती है। लेकिन इसको आपको रुकना नहीं है, उसके लिए भी दवाइयाँ हैं, दवाई लेनी है, और भी तरीके हैं वोमिटिंग नौसिया कम करने के। और खाना आपको मेंटेन रखना है और इवन बढ़ा के रखना है, फ्रीक्वेंसी बढ़ा देनी है। एक समय में कम खाना, लेकिन 1-2 घंटे 3-3 घंटे पे लाभदायक खाना खाना, जिसमें प्रोटीन युक्त खाना हो। और आपको दूध का सेवन करना चाहिए, पनीर का सेवन करना चाहिए, और जो भी प्रोटीन युक्त सब्जियां हैं जैसे दाल, और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप अंडे भी खा सकते हैं, चिकन भी खा सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अब बात करते हैं कि बच्चों का प्रेगनेंसी में इन सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए अगर आपको कोई बीमारी होती है तो तुरंत से तुरंत डॉक्टर से मिलें और हर एक चीज़ सोच समझ के लें, क्योंकि हर एक दवाई और हर एक खाने का असर बच्चे पे पड़ रहा होता है। हमारे सरकार की तरफ से भी बहुत सारी स्कीम चलाई गई हैं, जिसमें एक बहुत बड़ा स्कीम अभी जिसके तहत हम लोग यहाँ बैठे हैं 2018 में शुरू किया गया था, जिसको नेशनल न्यूट्रिशनल प्रोग्राम कहा गया। पहले का कुपोषण मुक्त भारत करके इसको शुरू किया गया, और दूसरा प्रोग्राम उसके साथ साथ एनीमिया मुक्त भारत भी शुरू किया गया 2018 में। और इसका टारगेट था 2022 तक हम इसको कम कर सकें, और इसमें हम लोग बहुत हद तक सफल हुए हैं। लेकिन अभी और भी मंजिल बहुत दूर है, हमें और भी संघर्ष करना है, और इसे हम लोग साथ में मिलकर इसको कम करना है। तीसरा जो प्रोग्राम है, जो पुराना प्रोग्राम ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम चल रही है, जिसमें बच्चों को 6 साल के बच्चों को और माँ के खाने का ध्यान दिया जा रहा है। इन सारे स्कीम के जो हाथ पैर हैं वो आंगनबाड़ी वर्कर हैं, जिनसे अगर वो सुन रहे हैं तो मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अपनी भूमिका को अच्छे से निभाएं। उनकी भूमिका बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि वही हैं जो रूट लेवल पे काम कर रहे हैं, और वो डायरेक्टली बेनिफिट पहुंचा रहे हैं हमारे गांव की महिलाओं को, जो सबसे ज़्यादा इन चीज़ों से पीड़ित हैं। तो उनके तहत जो 0 और से 6 साल तक के बच्चे, उनको सही से खाना पीना देना, अवेयरनेस प्रोग्राम कराना, अवेयरनेस कैंप लगाना, इम्यूनाइजेशन कैंप लगाना कि टीकाकरण जरूरी है, कब कितना पढ़ना चाहिए। और जो तीसरी चीज़ है, माँ के खाने का एक समुचित बना के देना, और साथ में महीने में उनको सामग्री भी देना, खाने की सामग्री भी देना। इन सब चीज़ों के लिए उनको रखा गया है। जो एनीमिया मुक्त भारत है, उसमें आयरन फोलिक एसिड टैबलेट का जो सप्लाई है वो दिया जाता है हमारे प्रेग्नेंट लेडी को और माताओं को और बहनों को। उसके अलावा और भी प्रोग्राम चल रहे हैं, जैसे भी पुराने प्रोग्राम है ग्वाइटर मुक्त भारत, तो उसमें आयोडीन सप्लीमेंट के लिए जोड़ दिया जाता है। और विटामिन ए डिफिशेंसी बहुत ही कॉमन पहले हुआ करती थी, अब धीरे धीरे घट रही है, जिसमें अंधापन होना, नहीं दिखना, ये सब चीज़ें देखने को मिलती थी बच्चों में। तो इसको क्या किया गया, वैक्सीनेशन के साथ 9 महीने में विटामिन ए का इंजेक्शन, और 5 साल तक हर एक साल 2 लाख IU का इंजेक्शन बच्चों को दिया जाना चाहिए। ये सारे इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में शामिल किए गए हैं। इसकी जानकारी हमारी माताओं को होनी चाहिए। मैं माताओं से अनुरोध करूंगा कि जो भी वैक्सीनेशन प्रोग्राम है, जो मुफ्त में दिए जा रहे हैं आपके सरकारी अस्पताल में, वहाँ जाएं और बच्चों के सही से टीकाकरण कराएं। वो भी बहुत हद तक आपके न्यूट्रिशन के लिए इम्पॉर्टेंट है, आपका सही से आपका टीकाकरण होना। सही से टीकाकरण, जो कि राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जा रहा है, आज 7वां दिन है। कई तरह के जो कार्यक्रम है वो ऑर्गेनाइज़ किए जा रहे हैं और किए जाते भी हर वर्ष। बात करें कई तरह के जो स्कीम्स है वो भी उनसे रूबरू कराई जाती है, ताकि अधिक से अधिक जो अवेयरनेस है वो लोगों के बीच फैल सके, खासतौर पर गर्भवती महिलाओं के बीच। चूँकि हम बात करेंगे कोविड के बाद, अगर परिस्थितियाँ जो है काफ़ी बदल गई है, क्योंकि जो बड़े लोग हैं उन्होंने फर्स्ट डोज, सेकंड डोज, बूस्टर डोज भी लिया है, लेकिन छोटे छोटे बच्चों का तो वैसा कुछ स्थिति नहीं देखी गई। तो जरूर जानना चाहेंगे कोविड के बाद हेल्थ पर किस तरह के जो इश्यूज़ है वो देखने को मिले, खासतौर पर बच्चों के जो इम्यून सिस्टम है उन पर किस तरह का जो प्रभाव है वो देखा गया है।
कोविड के बाद अभी तक कुछ ऐसा डाटा हमारे पास ऑफिशियल नहीं आया है कि कोविड के कारण, कोविड के बाद जो पेशेंट थे जिन्हें कोविड हुआ था उसके बाद उनमें क्या क्या कमियां देखी गई हैं। लेकिन इन जनरल जो हार्ट अटैक की समस्या है बड़ों में और जो स्ट्रोक की समस्या है उसमें बढ़ोतरी आई है, क्योंकि ऐसा देखा गया है कोविड के बाद जो आपके जो आरबीसी होते हैं और वो जो क्लॉट बनने की टेंडेंसी होती है ब्लड में वो थोड़ी बढ़ जाती है, तो इसके कारण ये समस्या देखने को मिली है, बट इसका कोई ऑफिशियल डाटा नहीं है। और जहाँ तक बात करें इम्यूनाइजेशन की, सबसे पहले मैं वैक्सीनेशन के लिए हमारे प्रधानमंत्री को शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। जो वैक्सीनेशन हुआ उसके कारण कोविड में बहुत ही कमी आई और अभी कोविड हो रहा है, बट उसके जो दुष्परिणाम है वो देखने को नहीं मिल रहे हैं ड्यू टू वैक्सीनेशन के कारण। तो इसके बाद में एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम अभी जो बात कर रहे हैं वो बच्चों की और प्रेग्नेंट लेडी की और महिला की बात कर रहे हैं। इसके साथ साथ एक बड़ा तबका आता है जो बुजुर्ग लोगों का होता है, वयस्क लोगों का होता है। और हमारे अभी आप सुनने में आता होगा न्यूज़ में बहुत सारे एक्टर, इवन प्लेयर्स हार्ट अटैक के शिकार हो रहे हैं, उनकी अचानक से मृत्यु हो जा रही है, हार्ट अटैक हो जा रहा है जिनकी उम्र भी नहीं। तो ये जो प्रिवलेंस है, पहले जो ओल्ड एज की बीमारी थी वो शिफ्ट हो रही है यंग एज की तरफ। ये बीमारी पहले ओल्ड एज की कही जाती थी। बहुत सारे आपको बच्चे मिल जाएंगे जो 20-25 साल की उम्र के लड़के को बीपी की बीमारी हो रखी है, डायबिटीज़ हो रहा है, तो ये भी कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन से अफेक्टेड हो रहा है। तो हम बात अब करेंगे कि क्या ऐसा न्यूट्रिशन लें ताकि इन बीमारियों से हम बचें, और ये बीमारी अगर हो चुकी है तब भी ये न्यूट्रिशन क्या लें कि इन बीमारियों को आगे बढ़ने से रोकें। तो हम बात करते हैं ओवर न्यूट्रिशन की, जिसमें ओबेसिटी आती है, मोटापा आता है। तो हमारे जो मोटापा की हम बात करते हैं तो हमारे जो हमारा जो खाने का जो थाली है उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट मैंने बताया था। फैट भी 3 तरह का फैट होता है। एक होता है सैचुरेटेड फैट, अनसैचुरेटेड फैट एंड वन इज़ द ट्रांस फैट। तो जो अनसैचुरेटेड फैट है ये हमारे लिए अच्छा होता है, सैचुरेटेड फैट हमारे लिए ख़राब होता है और ट्रांस फैट हमारे लिए बहुत ही ख़राब होता है। तो ये बनता कैसे है, पहले इसके बारे में आप जानेंगे तो आप उससे दूर रहने का प्रयास करेंगे। ट्रांस फैट हम तब बनता है जब आप किसी तेल को बार बार यूज करते हैं। तेल में जैसे कोई चीज़ छानी जाती है, उसको अगर 1 से 2 बार गर्म किया जाए तेल को तो ट्रांस फैट बनना शुरू हो जाता है। तो उससे बचना है, छनी हुई चीज़ें, तली हुई चीज़ें खाने से बचना है। सैचुरेटेड फैट कॉमनली आपके प्रोसेस्ड फूड में पाया जाता है जो आप बाज़ार से खरीदते हैं, और वो वैसा खाना जैसे पिज्ज़ा, बर्गर और फास्ट फूड, इसमें बहुत भर के अमाउंट के सैचुरेटेड फैट होते हैं और सैचुरेटेड फैट डायरेक्टली आपको हार्ट अटैक और स्ट्रोक कराने के लिए जिम्मेदार होते हैं। अनसैचुरेटेड जो फैट है ये अच्छे होते हैं। इसकी जो परसेंटेज है अभी जो WHO का नया गाइडलाइन आया कि इसको 10% तक किया जाए, पहले 7% था। ये पाया जाता है बहुत सारे, जैसे आपका ओलिव ऑयल में अनसैचुरेटेड फैट पाए जाते हैं, एंड बहुत सारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं, अखरोट, काजू, बादाम, उसमें भी अनसैचुरेटेड फैट पाया जाता है, तो उसका सेवन होना चाहिए। अब बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की, तो हमारे जो फूड है उसमें 30 से 40% कार्बोहाइड्रेट होते हैं। तो अवॉइड, मैं कहूँगा कि चीनी भी और नमक दोनों चीज़ आपके लिए हानिकारक है। जितना कम हो सके चीनी का भी सेवन करें, जितना कम हो सके नमक का भी सेवन करें। तो हमारे एक डैश डाइट करके बनाया गया था जिसका नाम था डाइटरी रिकमेंडेशन टू स्टॉप हाइपरटेंशन। बीपी के मरीजों को क्या देना चाहिए कि बीपी का जो है उसको कम कर सकें, तो उसमें सबसे ज़्यादा जोर दिया गया नमक कम खाना। नमक का सेवन 2.4 ग्राम से कम होना चाहिए डेली। एडेड सॉल्ट नहीं लेना है, ऊपर से नमक नहीं डालना है। उसके अलावा आप जितना खा सकते हैं उतना फ्रूट्स खाइए और ग्रीन वेजिटेबल्स खाइए। आपकी थाली में सबसे ज़्यादा फ्रूट्स एंड ग्रीन वेजिटेबल होना चाहिए। और उसके बाद आपको होल व्हीट, होल ग्रेन खाना चाहिए, प्रोसेस्ड ग्रेन नहीं खाना चाहिए, पॉलिश्ड राइस नहीं खाना चाहिए। होल ग्रेन अगर मिल सकता है तो बहुत अच्छा होल ग्रेन खाना चाहिए। दूध, दही का सेवन करना चाहिए, अंडे खाने चाहिए। लेकिन बहुत ज़्यादा जो मीट रिलेटेड प्रोडक्ट है उसमें प्रोटीन तो अच्छे अमाउंट में होती है, पर साथ साथ उसमें फैट भी होता है। तो मीट रिलेटेड प्रोडक्ट को रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए कि सप्ताह में 2 से 3 दिन लें। बाकी समय हम ग्रीन वेजिटेबल एंड फ्रूट्स का सेवन रोज़ के हिसाब से करें जी। तो ये अगर ये इन सारी चीज़ों को ध्यान रखे जाए, इसके साथ साथ आधा घंटा व्यायाम करना। आधा घंटा व्यायाम में सबसे इंपॉर्टेंट होता है फास्ट वॉक करना। आपको आधा घंटा सप्ताह में 5 दिन, ये रिकमेंडेशन है कि आपको चलना चाहिए, फास्ट वॉक करना चाहिए। साथ में ये सेहत के लिए खाना और व्यायाम, इन दोनों को मिला दिया जाए तो 80% से 90% की जो बीमारियां हैं जिसको हम देखते हैं उनसे हम बच सकते हैं, जिनको हम बचा सकते हैं जी। वर्ष 2030 तक अगर बात की जाए तो एक लक्ष्य भी रखा गया है कि कुपोषण की समस्या को भारत से ख़त्म किया जाए, और इस दिशा में मतलब कि कुपोषण को ख़त्म करने की दिशा में लगातार विश्व स्वास्थ्य संगठन भी लगातार उस पर काम कर रहा है। भारत की अगर बात की जाए तो भारत ने भी बहुत हद तक इस पर कामयाबी हासिल पाई है, लेकिन वैश्विक स्तर पर अगर देखते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत कुछ इसमें अभी रह गया है, बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। आपसे जानना चाहेंगे आप किस तरह के इसमें सुझाव देना चाहेंगे और किस तरह बढ़-चढ़ कर इस पर करने की आवश्यकता है ताकि कुपोषण की समस्या जड़ से समाप्त हो भारत से।
बहुत सही। पहले तो फिर मैं इसमें एक डाटा देना चाहूँगा मैं आपको कि भारत राज्य में बिहार, यूपी, एमपी, राजस्थान, झारखंड, इन सारे जगहों पे खास करके कुपोषण की समस्या और राज्यों की अपेक्षाकृत ज़्यादा है। हर एक राज्य में कुपोषण की समस्या, बस इन राज्यों में कुपोषण की समस्या सबसे ज़्यादा है। तो मैं आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है ये कि इसको कैसे हम लोग पहचानें, रोकें और इसको ख़त्म कर सकें 2030 तक। तो सबसे पहले जो इसमें बात आती है अवेयरनेस, हमें जन जन तक ये बात पहुंचानी है, जो कि सबसे बहुत अच्छा माध्यम आपका है। मैं दूरदर्शन को धन्यवाद करना चाहूँगा कि इन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम बनाया है, जिससे मैं श्रोतागण को सही बातें बता पा रहा हूँ, पहुँचा पा रहा हूँ। तो ये अवेयरनेस प्रोग्राम में और तेज़ी लानी होगी। रेडियो, टीवी, पत्रिका, पेपर, सब जगह इसके बारे में बात होनी चाहिए कि हमें माताओं को क्या भोजन खाना चाहिए, वैक्सीनेशन का क्या यूज है, बच्चे जो जन्म लेते हैं उनको क्या मिलना चाहिए, उसके बाद क्या होना चाहिए। और मेरे हिसाब से भारत सरकार ने ये इनिशिएटिव सोचा है कि एक फूड चार्ट आंगनवाड़ी वर्कर को दिया जाए जो घर घर तक पहुँचे। वो फूड चार्ट में पता होना चाहिए कि क्या खाना अच्छा होता है, क्या ख़राब होता है। हमारे जो 0 से 6 महीने तक ब्रेस्ट फीडिंग देना है, 6 महीने के बाद बच्चे को क्या क्या खिलाना है। एक फूड चार्ट अगर घर घर पहुँचता है या फिर वो पंचायत लेवल के से डिस्ट्रीब्यूट होता है तो लोगों को अवेयरनेस होगा कि हमें क्या खाना चाहिए। फिर दूसरी समस्या होती है कि पता तो है बट खाना ही नहीं है, हमारे प्लेट में हंगर है, भूख है, लेकिन भूख को कम करने के लिए भोजन ही नहीं है। तो उसको कम करने के लिए हम लोग को शुरुआत होनी चाहिए। हमारे जो स्कीम चल रहे हैं वो स्कीम की जानकारी हर एक लोगों को मिलनी चाहिए और उसकी स्कीम का फ़ायदा लोगों तक पहुँचे, इसके लिए प्रयास होनी चाहिए। आंगनवाड़ी सिस्टम को, ICDS सिस्टम को मजबूत करने की ज़रूरत है और जन जन लोगों के घर घर तक पहुंचने की ज़रूरत है कि उनको डायरेक्ट लाभ मिल सके। निरक्षरता के कारण बहुत लोगों को पता ही नहीं होता है कि हमारे लिए सरकार ने क्या बनाया है, हमें क्या फ़ायदा मिलना चाहिए। इसके कारण जो जन हैं जिनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है वही इस चीज़ से वंचित रह जाते हैं और इसको हम लोग को बताना है, उनको साक्षर करना है इस चीज़ के बारे में कि आपके लिए क्या क्या योजनाएँ चल रही हैं। जो तीसरी बात आती है कि जो आपका जो हेल्थ सिस्टम है, हेल्थ सिस्टम में हम लोग ने बनाया है प्राइमरी हेल्थ केयर, सेकेंडरी हेल्थ केयर, कम्युनिटी हेल्थ केयर। तो प्राइमरी हेल्थ केयर को सुदृढ़ करने की ज़रूरत है। वहाँ के डॉक्टरों के पास सारा इक्विपमेंट होना चाहिए कि बच्चे के विकास को वो देख सकें, समझ सकें और उसके हिसाब से उनको इम्यूनाइज कर सकें, उनके हिसाब से उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवा सकें। और फिर अगली बात आती है कि एनीमिया की। तो एनीमिया के लिए बहुत बड़ा प्रोग्राम चलाया जा रहा है। एनीमिया मुक्त भारत भी एक कॉन्सेप्ट भारत सरकार ने दिया है। तो इसके लिए पहले तो हमें समझना होगा कि एनीमिया का कारण क्या है। जो मैंने बताया, एक मासिक धर्म और बहुत सारे एक एस्कैरियोसिस, एक जो वॉर्म्स होता है पेट में, उसके इन्फेक्शन से भी एनीमिया होता है, भी बहुत कॉमन है इंडिया में। कॉमन क्वेश्चन आपसे जानना चाहेंगे जो व्यूवर्स की तरफ से आया है, जो दर्शकों की तरफ से है कि उनका कहना है कि उनके बच्चों को बहुत ही जल्दी मतलब कि सर्दी और जुकाम होता है, इम्यून सिस्टम भी काफ़ी कमज़ोर है। तो जरूर जानना चाहेंगे कि इसका पोषण से क्या लेना देना है, कैसे इम्यून सिस्टम मजबूत हो और सर्दी जुकाम जो होता है, जरूर इसके बारे में बताएं कि आखिर क्या कारण है इसका। अगर मैं बात करूं सर्दी जुकाम की तो ये सबसे पहले तो बहुत बच्चे जो होते हैं एलर्जिक होते हैं इसमें, जिसको राइनोरिया बोलते हैं हम लोग, सीजनल राइनोरिया, सीजन के हिसाब से सर्दी जुकाम का होना। और बात करें पोषण से सर्दी जुकाम की तो इम्यूनिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर जिसके बारे में मैंने बताया वैक्सीनेशन, तो वैक्सीनेशन अगर प्रॉपर बच्चों की होती है तो उनका जो ये सर्दी जुकाम और इम्यूनिटी का जो मसला होता है ये बहुत हद तक कम हो जाता है। तो सबसे पहले जो बच्चे हैं, जो गार्जियन हैं जिनके बच्चे की वैक्सीनेशन नहीं हुए और बच्चे अभी पैदा हुए हैं तो वो पहले वैक्सीनेशन की तरफ ध्यान दें। दूसरा होता है एक टीका होता है इन्फ्लुएंजा का टीका। जिन बच्चों को ज़्यादा सर्दी खांसी हो रही है उनको हम लोग ईयरली इन्फ्लुएंजा का टीका लगाने की बात करते हैं। तो इसको लगाने से सर्दी जुकाम का जो इंसिडेंस हो 50% से कम हो जाता है। तो इस पर भी ध्यान देने की बात है। और दूसरा जो होता है कि न्यूट्रिशन का, तो विटामिन सी, कैल्शियम, विटामिन डी, ये सारी चीज़ें जो होती है इम्यूनिटी को बढ़ाने में हेल्प करती है। विटामिन ए का भी रोल होता है इम्यूनिटी बढ़ाने में। तो ओवरऑल जो विटामिन्स एंड मिनरल्स हैं, अगर इसका सही से सेवन किया जाए, जो खास करके हरी सब्जियों में, फल में, ड्राई फ्रूट्स में, सब में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, तो इससे जो है आपके बच्चों की जो इम्यूनिटी वो विकसित होगी, सर्दी जुकाम का जो इंसिडेंस वो कम होगा। और इसके अलावा मैं शुरू से बता रहा हूँ कि जो खाना होना चाहिए उसमें प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट का बैलेंस बहुत अच्छा होना चाहिए, इससे भी इम्यूनिटी बढ़ती है। और इस इम्यूनिटी बढ़ने से आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अगर बढ़ेगी तो इसके कारण आपका जो वायरस हो या बैक्टीरिया का इन्फेक्शन अपने आप कम हो जाएगा, तो इसका इंसिडेंस अपने आप कम हो जाएगा। जी,
एक समस्या ये भी देखी जाती है कि कुछ बच्चों में अक्सर ये देखा जाता है कि माता पिता उनके पीछे दौड़ते भागते हैं खाने पीने को लेकर, फिर भी बच्चे जो हैं वो समुचित आहार नहीं ले पाते हैं, वजह चाहे जो भी हो। इसका क्या कारण है? ऐसे में बच्चों को लेकर माता पिता भी काफ़ी चिंतित हो जाते हैं कि कैसे बच्चों को भरपूर पोषण आहार मिले। ऐसी स्थिति में क्या इसका सॉल्यूशन हो सकता है? मैं इसमें गार्जियन को बताना चाहूँगा कि ऐसे बच्चे जो कम खा रहे हैं, पोषण उनका सही नहीं हो पा रहा है उनके कम खाने से, तो सबसे पहले तो ये कुछ बीमारियों में भी हो सकता है। तो अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलें अगर आपको लग रहा है कि बच्चे हमारे सही से भोजन नहीं कर पा रहे हैं। और दूसरा होता है कि एक नॉर्मल ट्रेंड आजकल के बच्चों में देखने को मिल रहा है कि खाने के लिए प्रयासरत रहना पड़ता है गार्जियन को। तो मेरी तरफ से यही मैसेज उनके लिए कि प्रयास जारी रखें और बच्चों के लिए ना रेगुलर रूप से अलग अलग तरह के व्यंजन को बनाने की कोशिश करें। कभी कोई बच्चा ऊब जाता है एक तरह के खाने से और उसको अलग अलग तरह के व्यंजन की ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए आप लोकल डाइटिशियन से, और मैं कहूँगा कि जैसे कि अंडे की सामग्री हुई, पोहा, दलिया, उसके अलावा जो आपका जो होता है कि अलग अलग किस्म के दही के कुछ आइटम बनाना, पनीर के कुछ आइटम बनाना, तो उसको आप रोटेट कीजिए, उसको आप अपने हिसाब से रोटेट कीजिए। कुछ ना कुछ बच्चे को पसंद आएगा और वो चीज़ वो खाएगा। और हर एक 7 दिन पे 10 दिन पे उसके आहार को बदलने की कोशिश करते रहिए। और उसके बाद भी अगर बच्चा आपका नहीं खा रहा है तो कुछ सीरियस इशू हो सकता है। उसके लिए अपने डॉक्टर से मिलें, उनको बच्चे को दिखाएं और देखें कि कहीं कोई बीमारी तो नहीं हो रखी है। जी डॉक्टर साहब, एक कॉमन लाइफ की अगर बात की जाए, बड़े से लेकर अगर बुजुर्गों तक की बात, सबके दिनचर्या में अलग अलग जो लोग हैं वो शामिल होते हैं। जरूर चाहेंगे एक छोटा सा मैसेज जरूर दें कि उनका परफेक्ट डाइट किस तरह से होना चाहिए, कम से कम शब्दों में। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि आपका शरीर जो है उसमें सबसे ऊपर मस्तिष्क है, तो स्ट्रेस फ्री लाइफ इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं कितनी भी व्यंजन की बात कर लूँ, कितनी भी अच्छे खाने की बात कर लूँ, अगर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है तो ना तो खाने का पाचन सही होगा, ना तो उस खाने का सही से आपके शरीर में उपयोग हो पाएगा। तो हैप्पी लाइफ जीने की बात जो योगा में भी बताई जाती है। दूसरी बात अगर हम करें तो सुबह समय पे उठना, 6 से 7 बजे उठना, सुबह मॉर्निंग वॉक करना आधे घंटे का, उसके बाद सही रूप से खाना खाना। खाने में आपको फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का सेवन मैक्सिमम करना है, होल व्हीट होल ग्रेन का सेवन करना है, और कम से कम बाहर के खानों पे ध्यान देना है, कम से कम प्रोसेस्ड फूड खाना है जी। और समय 8 घंटे की पूरी नींद लेनी बहुत ही ज़रूरी है। इन सारी चीज़ों को अगर हम मिला दें तो एक अच्छी ज़िंदगी हम लोग जी सकते हैं, एक स्ट्रेस फ्री एंड डिजीज फ्री लाइफ जी सकते हैं। चलिए, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, न्यूट्रिशन और पोषण को लेकर कई सारी जानकारी दी, बैलेंस डाइट कैसा है इसको लेकर भी आपने पूरी जानकारी दी। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हमारे खास कार्यक्रम बिहार बयान में आ रहे के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आपको भी, जो इतनी अच्छे टॉपिक को आपने दर्शकों के सामने लाया और मुझे बोलने का मौका दिया। धन्यवाद। तो दर्शकों, आज का हमारे कार्यक्रम का अंक आपको कैसा लगा, खत लिखकर जरूर हमें बताएं। खत लिखने के लिए उठाएं कागज़ और कलम और लिखें हमारा पता है कार्यक्रम बिहार बिहान, निदेशक डीडी बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड पटना 8000001। हमारा ईमेल आईडी है director ddkpatna@gmail.com।